चलिए भाई साहब, आप लोगों का स्वागत करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी मॉर्निंग शिफ्ट के आ गया क्या इसमें? पार्ट 2 में। ठीक है, जी इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 52 से क्वेश्चन नंबर 56 मॉर्निंग शिफ्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 52 से क्वेश्चन नंबर 56 4 ग्राफ आए पड़े हैं, 2 तालिका और 2 ग्राफ। तो आपका जो पहला है वो क्या है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो दिया है दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय। अरे यार देखो पीछे चला गया। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में दिया है, और ये वर्ष है 2011 में। वेतन पर 300, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे 100, बोनस पर 2, और कपड़ों पर देखिए साफ लिखा नहीं है, 13.4 है। पहला वाला 13.4 है, और कर है आपका 85 लाख। ठीक है ना। तो 2011 की ये कहानी है कि 2011 में 300 लाख सैलरी पर खर्च हुआ, 100 लाख ईंधन और ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, बोनस पर 2 लाख, और जो ब्याज थे वो खर्च हुए 13.4 ब्याज पर खर्च हुए, और कर पर 85 लाख। तो ये इसकी कहानी है। ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। 2011 में जो है वो क्या बोल रहा है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी है। तो भाई जो ब्याज की कहानी वो है 85, फिर है धन 110, फिर है आपका धन 75, फिर है आपका धन 78, फिर है ये 88। ये ब्याज है, ये सारे के सारे ब्याज है। 2011, 12, 13, 14, 15। तो अब इसको औसत बनाना है। 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20 6, 26 हाथ में लगा 2, 8 2 10 1 11, 11 7 18 7 25, 25 5 30 3 33, और फिर 1 3 4, 436, और 436 बटे आप कर दीजिए 5। तो क्या आ जाएगा, 5 8 40, और 3 6 5 7 35, 87 दशमलव। ये कुछ अलग आ गया क्या भाई यार, कहीं से कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? 85 धन किस पर ब्याज? अरे यार, जो प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी है ना, तो मैं ये कर का औसत निकाल दिया भाई। ब्याज यहाँ पर है, ब्याज ये पोर्शन है। क्षमा करिएगा भाई साहब, ब्याज इधर है, ब्याज ये है। ठीक है ना। 13.4 धन 22.5 धन 34 है, क्या 31 है? 31.6 है, धन 26.4 है, धन 39.4 है। रे यार, 4 5 9 6 15 4 19 4 23, हाथ में लगा 2, 3 2 5 2 7 1 8 6 14 6 20 3 23, हाथ में लगा 2, 2 1 3 2 5 5 3 8, 8 2 10 10 3 13, 133.3 बटे 5 कर दे। 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, फिर 5 छक्के 30, और आपका फिर 5 छक्के 30 होगा, तो 26.66 लाख आएगा। भाई कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा थोड़ा सा दे रखा है, और गड़बड़ी से यहाँ पर जो है आपका जो है पूरा का पूरा जो ब्याज ब्याज का औसत निकालना था, गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 53वें पर क्या है। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। वेतन का कितना प्रतिशत है, बोनस की राशि। तो एक और निकाल लो भाई, बोनस 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 कितना है, 2 है। फिर 2 में है आपका 1.52, फिर है आपका 2.84, फिर है आपका 2.68, और फिर है आपका 2.96, और इसको जोड़ लो, 0.00 कर दो। 4 2 6, 6 6 12 8 20, हाथ में लगा 2, 2 5 7, 7 8 15, 6 21, 21 9 30, हाथ में लगा 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 बोनस है। ठीक है ना। और जो सैलरी का हाल है, सैलरी का हाल जो है, सैलरी का हाल आपके क्या है भाई, कि 300 मिले हैं, फिर आपके हैं 340, फिर है आपका 524, और फिर है आपका 340 524, और फिर है आपका 340, और है आपका 450। मैं मोबाइल में भी ये पेपर खोला हुआ हूँ, क्योंकि इसमें साफ उतना दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। आपको थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ से, तो देखिए जूम होगा क्या, जूम हो रहा है, देख रहे हैं? जिसको देखना हो देख ले भाई एक बार।
300, 340, 524, 340 और 450। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है ना। 4 ये हो गया, 4 2 6 4 10 5 15 हो गए, 4 5 4 3 है ना, 340 है, 3 3 6। एक बार और जोड़ते, 4 4 2 6 4 10 5 15, 4 3 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 1954 आ गया। तो 12 और 1954 क्या ये सही है? 004। फिर क्या है आपका? 4 2 6 4 10 5 15, 4 3 7 5 12 3 15, 15 4 19, 1954 हो गया। अब ये आ गया 12/1954 गुणे 100। ठीक है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली आपका, अगर देखिए, अगर ये ले लिया जाए, ये 19 है, क्योंकि वह 100% तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 1954 से अगर आपको 1200 में भाग देना है बाय द वे, तो एक डेसिमल लेना पड़ेगा, क्योंकि भाग तो जाना नहीं है, यहाँ जीरो उतरेगा। और अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगाए तो ये 19 छक्के 114 के आसपास जा रहा है ना। अब ये भी अपना मल्टीपल होंगे ही होंगे। तो 0.6 जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। और जो है आपका, थोड़ा सा जूम करा जाए, क्योंकि बिना जूम किए आपको दिखेगा नहीं इतना साफ, और फिर थोड़ा सा नीचे सरक आ जाए। हाँ, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, सभी मदों पर कुल व्यय, और फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पेपर में देख लूं। इन सभी मदों पर कुल व्यय और 2000, अरे यार पेपर में भी उतना ही अनक्लियर है तो। अच्छा, अंग्रेजी वाला पढ़ लेते हैं यार, झूठ में इतना सोच रहा हूँ। 2011 में जो कुल व्यय हुआ है, ये कितना परसेंट है टोटल एक्सपेंडिचर 2015 का। 2015 में जो व्यय हुआ है और 2011 में कितने व्यय हुए हैं, उसका कुल कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 2011 का कुल व्यय निकाल दो। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। फिर इसको थोड़ा ऐसे सरकाते हैं, थोड़ा सा और जूम आउट यहाँ करते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका, यहाँ सॉल्व करते हैं कि 2011 में कुल व्यय कितना था। तो 2011 में था 300, धन 100, धन 2, धन 13.4, धन 85। ये इसका जो है भाई साहब टोटल 2011 का खर्च है। तो ये 400 हो गया, 402 हो गया, और 487 हो गया। 487 13 500 हो गया, 500.4। 500.4 का जो खर्च है 2011 में है। और फिर 2015 का खर्च निकाल लो कितना है भाई। 2015 में क्या क्या है, 450 है, फिर आपका 152 है, और फिर आपका शायद 2.96 है, 2.96। दशमलव से बड़ा बचना चाहिए यार, एक छोटी गलती और फिर बड़ी पेनल्टी हो जाती है दशमलव में। 39.40 हो गया। और फिर आपका आ गया, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है क्या, नहीं ठीक है। 2015 में 450, 152, 2.96, 39.4, और है इसका 88, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको जोड़ लो। 6 9 4 13, हाथ में लगा एक, 1 2 3, 3 2 5, 5 9 14, 3 2 5 9 14, 6 20 2 22, हाथ में लगा दो, 2 2 5 7 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20, 3 23, हाथ में लगा दो, और फिर 4 2 6 1 7, 732.36 आ रहा है, ठीक है ना। और ये बता रहा है कि 2011 में जो खर्चा है वो 2015 के खर्चे का कितना प्रतिशत है। मतलब कि आपको निकालना है 500.4 बटे 732.36 गुणे 100%, ठीक है ना। तो अब ये जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ भाग देते हैं। 732.36 से भाग देना है 500.4 में, और ये डबल जीरो का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कर दो जीरो, तो ये डेसिमल और डेसिमल आपस में कट हो जाएंगे। तो आपको पड़ेगा 7236, और ये हो जाएगा 540, और फिर डबल जीरो, ठीक है ना, क्योंकि 100% का डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 72,236 से
ये 5004 में जाना नहीं है, एक जीरो में और नहीं जाना है। ये 5,04,000 में ही जाएगा, लगभग 7 बार में। 7 बार में नहीं, लगभग 6 बार में जाएगा, ठीक है ना। 6 छक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, और 6 दूनी 12, 2 14, 6 त्रिक 18, 18 1 19, और 6 से तो 42, 1 43, और घटा लो 4 8 9 0 7, 7 यहाँ जाएगा, ठीक है ना, 7 जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ उतरेगा एक जीरो, और चूंकि ये 70 है, तो ये आपका लगभग 9 बार के आसपास अप्रोक्सीमेशन जाना चाहिए। तो उसी के आसपास अगर हम लोग उत्तर में चेक करें कि क्या है, ठीक है ना, ये देखिए ये। तो आप ये देखिए 6 से शुरू होता सिर्फ यही एक उत्तर है, 68.33। 68.33 ही उसके आसपास का उत्तर है। यही एक करेक्ट ऑप्शन होगा और कोई होगा नहीं। तो अब इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है 55वां सवाल को देखते हैं। 55 क्या है कि रेशियो बिटवीन सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय का अनुपात। भाई करों का अनुपात और ईंधन और परिवहन का, तो आप करों को जोड़ लो, ठीक है ना। ये सबसे आसान उपाय है, करों को आप पहले जोड़ लो। 85 धन 110 धन 75 धन 78 धन 88, ठीक है। इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20, 6 26, हाथ में लगा 2, 8 2 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 5 30 3 33, हाथ में लगा 3, 1 3 4, 436 हो गया। अभी अब 436 देखो कहीं ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 436 जो है वो 109 का मल्टीपल है। तो 109 के अलावा कुछ हो नहीं सकता इस ऑप्शन में, आप ये जान ही रहिए। बाकी आप जो है ईंधन और परिवहन को भी जोड़ करके आप निकाल लेना, 151 के ही आसपास ये कट पिट के आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था। वर्ष 2013, यार ये सबसे आसान था। इसमें 524 में 105 जोड़ लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ डाटा। 524 में आपको 105 जोड़ना पड़ेगा, और 124 में जो है 28.4 जोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं क्लियर कर लूँ, 28 नहीं है, 2.84 है, 2.84 है। और फिर जो है 31.6 है, धन 75, ठीक। अब आप देखिए इसको जोड़िए, भाई 84 और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, हाथ में लगा 1, 4 5 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 1 18। फिर आप 2 का 1 3 हो गया, 3 0 0 3 हुआ, 3 3 6, 6 7 13, हाथ में लगा 1, 5 1 6, 6 1 7, 738.44। तो ये सही आंसर 738.44 है। फिर ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, 738.44, ठीक है। अब अगले ग्राफ पर आते हैं हम लोग। हाँ, अगला ग्राफ आपका क्या है। अगला ग्राफ यार समझना बड़ा कठिन था, आप ध्यान देना। कह रहा है कि एक पर्सन ने 5 कार खरीदी एक दिन में, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं थोड़ा हिंदी दिखा देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़े और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उत्तर दे। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने का समय ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। 10 दिनों का ये पूरा डाटा दे रहा है। क्या दे रहा है, ध्यान देना भाई। अल्टो की जो हाल है, अल्टो की हाल, वो 25 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। माने 1 लीटर जो है, 1 लीटर में 25 किलोमीटर चल जा रही है। और प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की जो औसत मात्रा है वो है 10 लीटर। मतलब कि जो अल्टो है बच्चा, अल्टो, अल्टो का जो हाल है वो 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रहा है, और एक दिन में 10 लीटर खर्च कर रहा है। तो जो पर डे का इसका दूरी ट्रेवलिंग है वो 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर एक दिन में चल रहा है, और 10 दिन में वो पूरा दूरी तय कर रहा है। तो जो 10 दिन में जो दूरी तय कर रहा है, 10 दिन में दूरी, वो हो जाएगा 250 × 10 बराबर 2500, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आपको इस ग्राफ के बारे में ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको दूरी इस वाले सवाल में निकालना है कि दूरी कितनी तय किया है, तो आप एक दिन में किलोमीटर ज्ञात करिए, मैंने 25 × 10 करिए, 250 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया है, और 10 दिन चला है। तो आपका 25 × 10 × 10, 2500 किलोमीटर की जो दूरी है उसे 10 दिन में तय किया। एक दिन में 250 किलोमीटर, तो 10 दिन में 250 × 10, 2500 किलोमीटर। ऐसे स्विफ्ट का हाल क्या है,
22 किलोमीटर पर लीटर की उसका माइलेज है और 10 लीटर एक दिन में मैंने खर्च कर रहा है, तो एक दिन में वो 220 किलोमीटर चल रहा है। भाई उसको एक दिन में 10 लीटर खर्च कर रहा है, तो एक दिन में 220 किलोमीटर चल रहा है। और 10 दिन में कितना चलेगा? 220 गुणे 10, 2200 किलोमीटर। सिमिलरली टियागो का हाल देखिए क्या है कि 30 किलोमीटर पर लीटर का उसका माइलेज है और 12 लीटर जो है एक दिन में खर्च कर रहा है। मतलब 12×3 = 36, 360 किलोमीटर जो है ये खर्च कर रहा है, 360 किलोमीटर चल रहा है। और 10 दिन में चल रहा है तो 3600 किलोमीटर जो है 10 दिन में चलेगा। मिनी का हाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति लीटर उसका माइलेज है, 25 लीटर एक दिन में खर्च करता है। मतलब कि 500 किलोमीटर जो है वो रोज चल रहा है, और 10 दिन की बात है तो आपका 5000 चलेगा। सिमिलरली क्विड भी आपका 5000 चलेगा, ठीक है ना। और 10 दिन में ये चल कितना रहे वो समय दिया हुआ है। 10 दिन में अल्टो 20 घंटा है, स्विफ्ट 55 घंटा है, टियागो 50 घंटा है, मिनी 80 घंटा है और क्विड 100 घंटा है, ठीक है ना। अल्टो का हाल है कि वो 10 दिन में 50 घंटा चल रहा है। तो अगर हम अल्टो की जो चाल की बात करें, हम स्पीड की बात करें अल्टो की, तो बाबू आपको ध्यान देना है कि अल्टो का 25 की माइलेज है, 10 लीटर खर्च कर रहा है, 250 किलोमीटर चल गया और 10 दिन तक चला है, तो 250 गुणे 10, 2500 किलोमीटर यह 10 दिन में चला है। और इन 10 दिनों में लगातार नहीं चला है, 50 ही घंटा चला है, 50 ही घंटा चला है। तो 0 से 0 कट गया और 5 से 5 बार में कट गया, तो आपका आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पूरे ग्राफ का हमने एक तोड़ निकाल लिया कि भाई अगर आपको 10 दिन में दूरी पता करनी है तो इसका गुणा करिए और फिर 10 दिन का गुणा करिए। और अगर चाल पता करना है तो इसका और इसका गुणा करके जो वैल्यू निकला है वो बटे घंटा कर दो तो तुम्हें चाल मिल जाएगा, ठीक। तो ये ग्राफ आपको पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर सवाल लगाते हैं, और मैं अपने मोबाइल में दिए हुए जो ग्राफ का फिगर है उसका यूज करूंगा, क्योंकि आप देख पाओगे नहीं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दे दो। हाँ, क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दो। 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बताओ। तो भाई औसत गति निकालनी है ना। तो अल्टो को मैंने आपको बताया था कि वो 25 से चल रहा है, थोड़ा सा एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अल्टो का हाल क्या है कि 25 से चल रहा है और 10 लीटर प्रति घंटा और 10 लीटर एक दिन में यूज कर रहा है और 10 दिन तक चला है। तो 25 गुणे 10 गुणे 10 ये उसकी जो है दूरी हो गई। 25 गुणे 10 एक दिन में, और 10 दिन आपका हो गया 25 गुणे 10 गुणे 10। और पूरे का बटा समय, समय कितना भाई? 50 घंटा। यहाँ 50 घंटा आपको दिख रहा होगा, ये आपका 50 घंटा चल रहा है 10 दिन के भीतर। तो इसकी जो चाल हो गई भाई साहब वो हो गई 25 गुणे 10 गुणे 10 बटे 50। 25 से 2 बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा, 5 धाई में आ गया 50। अब देखो 50 आने का मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा। अब एक बार टियागो की चाल निकाल लो, टियागो की चाल निकाल लो, ठीक। लगा है तो तुम ले लो टियागो की चाल। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ये हाल क्या टियागो का। टियागो जो है 30 की रफ्तार से चल रहा है, मैंने 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, 12 लीटर खर्च हो रहा है, 10 दिन चला, 10 दिन तो सबके लिए काम है। और बटे बटे 50 घंटे ये चला है, ठीक है। 0 से 0 कटा, 5 से 2 कटा, 3 दूनी 6 और 12 छक्के 72। 50 और 72 हो गया, 50 और 72 का रेशियो निकालो तो कितना आपका आ जाएगा? 2 से 25 और 2 से 36, 25 रेशियो 36। ये डी वाला जो है ना, ये 25 रेशियो 36 इसका सही होगा, ठीक है। अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे, भाई ये सवाल देखो यार, ये सवाल लंबा चौड़ा दिया पड़ा है, इसको ध्यान से समझो। अल्टो और क्विड 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करो। देखो बात क्या है ना कि ये है तुम्हारा अल्टो, ये तुम्हारा अल्टो है, ये है तुम्हारा क्विड, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है बच्चा वो है तुम्हारा 2300 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर है, ठीक है ना।
अब होता क्या है कि अपनी औसत गति से 10 दिन में जो है 10 दिन के दौरान जो औसत गति है उसी औसत गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं अल्टो की जो औसत गति है वो 50 kmph आप यहाँ निकाल चुके हो, ठीक है ना। और जो क्विड का हाल है, क्विड क्विड का हाल, तो क्विड के बारे में बता दूं, ये 25 के माइनर से 20 लीटर खर्च कर रही है और 10 दिन चल रही है। अरे वो देखो लग रहा है दिशा गिरी यार, देखो। अरे वो क्या उछल रहा है चारपाई। अरे सॉरी भाई, ये कुछ पता नहीं कौन बच्चा बाहर है। खैर, ये आपका टोटल जो है दूरी हो गया 10 दिनों में 25 × 20 × 10। 25 की माइलेज से 20 लीटर पर डे खर्च हो रहा है और 10 दिन चला है, ठीक है ना। और बटे जो है आपका 100 घंटा, ये 100 घंटा चला भाई साहब। तो 20 × 25 = 100, 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50 kmph। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्विड और अल्टो जो दोनों की चाल है एवरेज वो 50 kmph है, ये भी 50 kmph है, और ये दोनों बीच में आकर के यहाँ पर आपसे मिलते हैं। भाई चूंकि चाल सेम टू सेम है तो जहां ये मिलेंगे वो एकदम मध्य का बिंदु होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम चले, सेम चाल से चले। मतलब कि जब ये मिल रहा होगा तो ये आपका 1150 जो है वो दूरी चल चुका होगा, ये भी 1150 चल चुका होगा, ठीक। अब ये मिलने के बाद जो है ये अल्टो क्विड की तरफ चला जाता है और क्विड अल्टो की तरफ, और इनको अपने अपने गंतव्य पर पहुंचना है। तो और फिर अब आगे कहता है कि अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करो, अंतर। तो मैं आपको बताऊं भाई, अंतर जो है वो 0 घंटा आएगा, क्योंकि दोनों की चाल सेम टू सेम है, दोनों के लिए दूरी सेम टू सेम है, तो लगने वाला समय भी जो है वो भी सेम टू सेम होगा। तो अंतर तो 0 ही आना है भाई। आप बीचों बीच मिल गए। अब अगर आपको माने दो लोगों को एक दूसरे के घर जाने में 2-2 घंटा ही लगना है तो समय का अंतर तो 0 ही हो गया, ठीक है ना। तो इसका जवाब 0 ही होगा, ठीक है ना। अब हम 59 पर आते हैं, ठीक है। 59 पर आते हैं, तो 59 का क्या है भाई, दिए गए 10। तो ये पता नहीं क्यों ये फॉल्स रन कर जा रहा है बार बार। इरेजर से उठा करके इसको साफ करते हैं और फिर ऊपर जा करके इसे चुन लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय, और दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर, वो समय का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो हमें मिनी कार का औसत गति चाहिए, ठीक है ना। मिनी कार की जो है औसत गति चाहिए। तो जो मिनी कार है बाबू, मिनी, इसकी औसत गति देखो क्या होगा। मिनी की औसत गति है 20 किलोमीटर पर लीटर से चल रहा है, 25 लीटर चल रहा है, 25 लीटर का माइलेज ले रहा है, और 10 दिन चला है। समय ले लिया 80 घंटा, 20 × 4 = 80, और ये 2 से 2 बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा। तो इसकी जो एवरेज चाल आ गई वो आ गई 125/2 kmph, ठीक। अब आगे देखो क्या है। अब इस मिनी को इस रफ्तार से 875 किलोमीटर चलना है, ठीक। और जो स्विफ्ट है उसको 990 चलना है, तो स्विफ्ट की हम चाल निकाल लेते हैं भाई। स्विफ्ट की जो चाल है वो निकाल लो। स्विफ्ट का हाल क्या है, स्विफ्ट है, आप भाई पीछे पलट के देख लेना यार। हाँ, 22 × 10 × 10, 22 की रफ्तार से जो है 22 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज से 10 लीटर रोज खर्च कर रहा है और 10 दिन चलना है। तो ये इसकी कहानी है। मैं कहानी एक बार आपको समझा चुका हूँ। बटे 55 घंटे का इसको समय लेना है। 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, 5 दूना 10, तो 10 × 4 = 40 किलोमीटर पर घंटा। ये स्विफ्ट की जो है वो एवरेज चाल आ गई, ठीक है। अब आप आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिनी को 875 किलोमीटर की यात्रा तय करना है 125/2 की रफ्तार से, और इनको जो है अब इसका इसका रेशियो निकालना है 990 किलोमीटर तय करने वाले स्विफ्ट को, जिसकी चाल है 40 किलोमीटर। ये भाई साहब मिनी के द्वारा लिया गया समय है, ये स्विफ्ट के द्वारा लिया गया समय है। अब होगा क्या, 875 × 2/125 हो जाएगा, और फिर पूरे के बटे में 990/40 तो रहेगा ही रहेगा। इसको आप काट के देखो तो 25 × 75, 25 × 25 = 125, 25 × 125।
और 5 सते 35, ये आपका आ गया 14, और ये 40 ऊपर चला गया, गुणे 40 बटे 990, जीरो से जीरो कट गया, आपका आ गया 14 चौके 56 रेशियो 99। भाई साहब आप देख रहे हैं कितना गंदा कैलकुलेशन दिया है, सारा समय तो इसी में लगना है, जीएस वीएस में कुछ नहीं लगना है भाई, सारा समय इसी में लगना है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टियागो और मिनी ड्यूरिंग 10 days? ये देखिए रे, ये बड़ा बढ़िया है यार, ये आसान है समझ लो। ये कह रहा है टियागो और मिनी के द्वारा इन 10 दिनों में जो दूरी तय की गई है, तो दूरी तय करने का मैंने बताया सीधा करके वो 10 दिन का गुणा कर लेना है, ठीक है। तो टियागो जो है, टियागो टियागो की माइलेज है यहाँ 30 की माइलेज है टियागो की, 12 लीटर रोज खर्चा कर रहा है, 10 दिन इसको चलना है, और फिर इसका रेशियो निकालना है, किससे निकालना है? मिनी से। और मिनी का हाल क्या है भाई, ये 20 किलोमीटर पर लीटर से चल रहा है, गुड़े 25 लीटर खर्च कर रहा है, गुड़े 10 दिन ये भी चला है, तो 10 से 10 आपका यहाँ कट गया, जीरो से जीरो यहाँ कट गया, और फिर आप अगर ध्यान दो तो 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12 कट गया, ठीक है। और अब तो कटने वाला नहीं है, तो आ गया 18 रेशियो 25, 18:25 राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे 61वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ द यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करते हैं, तो कार ए और बी के औसत गति का अंतर ज्ञात करो। आपको देखिए ये कह क्या रहा है कि 10 दिनों में सभी कार जितनी दूरी तय किए हैं उतनी दूरी को कार ए 150 घंटे में तय करता है और कार बी 300 घंटों में तय करता है, तो इनके बीच की औसत गति के अंतर बताना, औसत गति का अंतर। तो भाई पहली बात तो इसके लिए सभी कारों की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है। तो जो दूरियां है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दूरी। तो दूरी का हाल क्या है, अल्टो कितना चल रहा है, 25 की रफ्तार, 25 की माइलेज से 10 लीटर 250 हो गया, और 250 से 10 दिन चला है, ठीक है ना। तो 2500 की दूरी, 2500 किलोमीटर तो अल्टो चल गया, अल्टो चल गया 2500 किलोमीटर, ठीक है ना। और फिर हम आते हैं स्विफ्ट पर, तो स्विफ्ट का हाल है 22 × 10 × 10, 2200 किलोमीटर ये चल गया, ठीक। और फिर आते हैं टियागो पर, तो टियागो का हाल क्या है, 30 × 12 × 10, 3600 किलोमीटर ये हो गया भाई। और फिर हम आते हैं मिनी पर, तो मिनी का हाल क्या है, 20 × 25 × 10, मतलब कि 5000 किलोमीटर इसने चला मिनी ने। और फिर हम आते हैं क्विड पर, तो क्विड का हाल क्या है, 25 × 20 500 × 10, 5000 ये चला, ठीक है। अब इन सबको आप जोड़ लो, जीरो जीरो तो हो ही जाना है, 5 2 7 6 13 हो गया है, और 3 2 5 3 8 5 13 5 18 183, 18 हो गया, ठीक है ना। इधर आजा भाई तू, 2 2 4 4 3 7 5 12 12 5 17 1 18, ठीक है ना। 18,300 किलोमीटर की जो दूरी है ये सबने मिलके तय किया है, ठीक है। अब कार ए और कार बी को यही दूरियां तय करना है 150 और 300 घंटों में, और फिर इनकी औसत चाल का डिफरेंस निकालना है। तो यार जो कार ए का हाल है वो है 18,300 बटे 150 करना है, क्योंकि उसने 150 घंटे में तय किया है, ठीक है। कह रहे हैं बहनी कुल का कपड़ा कुछ सीढ़ी पर था। हाँ, और ये 18,300 की दूरी जो है दूसरे कार बी को 300 की रफ्तार 300 घंटे में तय करना है, ठीक है ना। तो दोनों की जो औसत चाल है वो यही हो गई, 18,300 बटे 150, 18,300 बटे 300, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन करने का देखिए टेक्निक क्या है बाबू, कि आप इसको 2 से काट दो 50 बार में, और इसको काट दो 150 बार में, जिससे जो है इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अच्छा यहाँ डिफरेंस निकालना है तो यहाँ माइनस होगा, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 18,300 बटे 150 माइनस, ये हो जाएगा 5 × 15, 18 × 5 90, 91 50, ये इसका आधा, ये लगभग 9 150 बटे 150, ठीक। और फिर आप इसको घटाओगे ना तो 9 150 बटे 150 ही आएगा, और इसको जब आप काटोगे तो 15 छक्का 90, 6 बार में और 1 बार में 61, माने इनका जो डिफरेंस है बाबू वो 61 kmph का डिफरेंस है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वही होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 से क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, भाई जो लाइन ग्राफ दिया हुआ है रेखा आलेख उसको
अध्ययन करिए और 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। और एक बेस ईयर दिया हुआ है वर्ष 2000। वर्ष 2000 के दौरान जो है ना तो कोई कंपनी में शामिल हुआ, ना ही कोई कंपनी छोड़कर गया, और वर्ष 2000 में कर्मचारियों की संख्या पाई गई 5000। अब भाई देखिए दिया हुआ है नीचे यहाँ पर आपके, यहाँ ये जो पतली लाइन है वो शामिल होने वाले हैं, और ये जो मोटी लाइन है ये छोड़ने वाले हैं। ठीक है ना, पतली लाइन शामिल होने वाले, मोटी लाइन छोड़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं बाबू कि 2001 में, यार ये फाल्स वाला जो चल जा रहा है, 2001 का हाल क्या है। पतले वाले लोग कौन है भाई, पतले वाले लोग हैं शामिल होने वाले। 500 लोग शामिल हुए हैं और 400 लोग जो हैं छोड़े हैं। ठीक है ना, 500 लोग शामिल हुए हैं और 400 लोग जो हैं छोड़े हैं। ठीक है ना। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। तो ये देखो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका 2000 बेस ईयर जिसमें 5000 कर्मचारी हैं। 2001 में क्या हाल हुआ है बाबू कि 500 लोग ज्वाइन किए हैं और 450 लोग छोड़े हैं। तो मतलब कि 100 लोगों में बढ़ोतरी हुई है। 2002 में क्या हाल हुआ है भाई, 2002 में 450 लोग ज्वाइन किए हैं और 600 लोग छोड़े हैं। ठीक है ना। तो 2002 का हाल है -150। और 2003 जिसका पूछ रहा है उसमें क्या हाल हुआ है कि 2003 में 600 लोग ज्वाइन किए हैं और 550 लोग छोड़े हैं। मतलब कि अल्टीमेटली जो है 50 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो 2001 से 2003 तक आने में जो हाल हुआ है हमारा वो नील बटे सन्नाटा हो गया, क्योंकि 150 150 -150 करोगे तो सुन्ना हो जाएगा। तो 2003 में फिर से जो संख्या है वो 5000 का 5000 ही रह गया है। ठीक है। तो ये आपका 2003 का हाल है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी जो ग्राफ की है वो है क्या, कि 5000 एक बेस ईयर है। 2001 में हाल है कि 500 लोग जो पतली लाइन है वो लोग शामिल हुए हैं और 400 जो मोटी लाइन है वो छोड़े हैं। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि 100 लोगों ने ज्वाइन किया है। भाई साहब थोड़ा विटामिन ले ले। पहन के नहीं जाने जाने ठीक है। अब हम लोग अगले पेज पर आते हैं। अभी आपको ग्राफ नहीं दिखेगा, सबसे बुरी बात यही है, लेकिन मुझे दिख जाएगा, आपको भी किसी न किसी से ग्राफ मिल जाएगा। मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले लिंक में होगा। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, 63वें पर। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम का कंपनी छोड़ने वाली कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से रेशियो, न्यूनतम जिन्होंने कंपनी शामिल हुआ है। तो अगर आप ग्राफ को देखोगे, ग्राफ को मैं यहां देखता हूं तो न्यूनतम संख्या किसकी याद करनी है, छोड़ने वाले की। मतलब कि जो मोटा वाला है, मोटा वाला जो है वो न्यूनतम कहाँ तक गया है, 400 400 400। ये मोटा वाला मैं लाइन फॉलो कर रहा हूँ, ये न्यूनतम जो है 400 तक ही गया है, 400 तक ही गया। 400 लोग न्यूनतम है जिन्होंने कंपनी जो है छोड़ा है। और कंपनी में शामिल होने वालों की न्यूनतम निकालनी है, कंपनी में शामिल होने वालों को न्यूनतम निकालनी है। तो हमें पतली वाली लाइन को फॉलो करना है कि सबसे न्यूनतम कंपनी में शामिल कौन हुआ है। तो 500 ज्वाइन हुए, 450 ज्वाइन हुए, फिर आपका 600 ज्वाइन हुए, 700 ज्वाइन हुए, 550 ज्वाइन हुए। अच्छा जी, कंपनी में शामिल होने वालों की न्यूनतम संख्या। तो यार ये जो है शामिल होने वाली पतली लाइन है। तो 500 450, 450 से भी कम है क्या, कोई नहीं है। तो 450 जो है ये न्यूनतम संख्या जो कंपनी में शामिल हुए हैं। और छोड़ने वालों की अधिकतम मतलब मोटी वाली लाइन 400 600, 600 से ऊपर कोई है क्या, 600 से ऊपर अभी 600 के बराबर है, फिर 650 आ गया। 650 जो है ये मैक्सिमम है, 0 से 0 कट गया 9 बार में और 13 बार में। तो 9/13 जो है ये सही इसका ऑप्शन है। ठीक। अब 64वें पर देखते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में
कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम रही। ये जाने रहो यार, ये बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ मुझे पूरा पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा तब जा करके होगा। यहाँ आपको लिखना है सन 2000, 2000 बेस ईयर है, फिर ये है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, ठीक है। यहाँ हम ऐसे लाइन खींच देते हैं भाई साहब। खत्म हो गया डिब्बा में। थोड़ा सा इसे इरेज ये करते दूसरे हैं घर यार, का कहाँ है। गया। इरेज करने के लिए यहाँ से उठाते हैं और फिर जो है इसको मिटा देते हैं, और फिर जाते हैं लाइन उठाएंगे। रीजन है कि थोड़ा पतला लाइन, अरे यार लकवा ग्रस्त हो गया है मेरा लाइन। ये देखो, ये है आपका ज्वाइन करने वाले, ये है छोड़ने वाले, ये है टोटल। तो 2000 में टोटल 5000 थे, ठीक है ना। 2001 की कहानी क्या है। 2001, 2001 में 500 लोग ज्वाइन किए हैं और 400 लोग छोड़े हैं, तो टोटल आपका आ गया 5100, ठीक। और फिर 2002 में क्या हाल है। 2002 में शामिल होने वाले 450 और छोड़ने वाले हैं 600, मतलब कि आपका जो है 150 घट गया, माने आपका 49-50 आ गया, ठीक है ना। और फिर 2003, चलो 2003, 2003 में क्या है कि 600 लोगों ने ज्वाइन किया और 550 लोगों ने छोड़ा। 600 लोगों ने ज्वाइन किया और 550 लोगों ने छोड़ा, ठीक है ना। तो आपका जो अल्टीमेटली माइनस +50 हो गया, +50 हो गया। तो +50 होने की वजह से 5000 हो गया, ठीक है। ये बना देता हूँ भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है यार, कोई क्या करे क्या। 2004 की हालत क्या है भाई। 2004 में हुआ है 700 लोग जुड़े हैं, 500 लोग छोड़े हैं। तो 700 लोग जुड़े हैं, 500 लोग छोड़े, मतलब अल्टीमेटली +2 हो गया है 5200, ठीक। और 2005 में क्या हाल हुआ है भाई, 550 लोग जुड़े हैं और 600 लोग छोड़े हैं। 550 लोग जुड़े हैं कि 600 लोग छोड़े हैं। 550 लोग जुड़े हैं, 550 लोग जुड़े हैं और 600 लोग छोड़े हैं, मतलब -50 होना है, ठीक है। 51-50 हो गया, ठीक। और फिर 2006 की हाल क्या है कि आपका 700 लोग जुड़े हैं, 700, अरे भाई 700 लोग जुड़े हैं और 650 लोग छोड़े हैं। 650 लोग छोड़े, मैंने +50 हो गया, ठीक। 5200 हो गया। हाँ, अब यार कहानी क्या था इस सवाल का। इस सवाल की कहानी थी कि किस वर्ष में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। छोड़ने वाले मतलब माइनस माइनस वाला, ठीक है। तो अगर हम इस वर्ष की बात अगर हम करते हैं, परसेंटेज बस निकालने की कोशिश करते हैं, तो छोड़ने वालों का परसेंटेज 2001 में कितना है, 400 लोग छोड़े हैं और 5000 इसका बेस है, गुड़े 100%, ठीक है ना। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो उड़ गया, 5 दूनी, ठीक है, 4 दूनी 8% है। 8% लोगों ने 2001 में छोड़ा। फिर 2002 ऑप्शन नंबर ए को पकड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए को पकड़ते 2002 में हुआ क्या है कि 600 लोग छोड़े हैं, ठीक है ना। कितने लोग, अरे यार इतना गंदगी हो जा रही है इसका, इसको हटाएं पहले। ये क्या है, देखो रख दिए दो। ठीक है। 2002 में क्या हाल हुआ है कि 600, अरे ये क्या हो रहा है यार, ये कलम है ना। 600 लोग छोड़े हैं, 5100 इसका बेस है, 100%। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, ठीक। अब 51 से 600 में भाग दे, कितना आ जाएगा, 51 एकम 51, 9 बचा, जीरो उतरा, फिर 51 से एक बार में जाएगा, 51 हो जाएगा। 10 में से गया 9, 8 में से 5 गया 3, डेसिमल लगेगा, जीरो उतरेगा, ठीक। और ये लगभग जाना है 6 बार, 6 बार क्या 7 बार में भी चला जाएगा, 7 बार, हाँ 7 बार। तो इसका लगभग आ रहा है 11.7% लोगों ने छोड़ा है। फिर ऑप्शन सी को पकड़ते हैं, 2003। 2003 में छोड़ने वाले 550 है
और बेस है 4950, ठीक है ना। थोड़ा सा सफाई कर दे भाई इसकी, नहीं तो अगले वाले का परसेंटेज नहीं निकलेगा। तो ये हो गया, हाँ साफ सफाई हो गई, हाँ। और फिर से पकड़ लेते हैं हम कलम को, हाँ। 550 लोगों ने छोड़ा है 4950 में से, ठीक। और गुणे 100%, भाई कैलकुलेशन देख रहे हो यार। 5 से 11 बार में, और 5 9 45, 5 9 45 और 11 से 9 बार में 100/9 आया, 100/9। 100/9 को हम कहते हैं 11.11% आया। तो भाई 2002 में तो कंपेरेटिवली ज्यादा है। अब 2004 की गणना कर लो यार, 2004। तो 2004 में 10% आएगा, ये इजी था। रीजन क्या है कि 500 लोग छोड़े आउट ऑफ 5000। तो आपका सिंपल सी बात है, 100% से परसेंटेज निकालोगे, 0000 सिंगल जीरो उड़ गया, 5 से 5 कट गया, 10%। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है छोड़ने वालों की, वो 11.7% का परिवर्तन हुआ है सबसे ज्यादा 2002 में। तो 2002 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम आते हैं 65वें क्वेश्चन पर। 65 65 क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। 65 का क्या हाल है भाई। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो वो तो इस टेबल से हो जाएगा, देख लो। 2002 से 2003 में हाल क्या हुआ है, देख लो। 2002 में 4950 कर्मचारी थे, देखो आपका ये 2002 में 4950 थे, 2003 में 5000 है। तो लगभग आपके 50 कर्मचारियों की वृद्धि हुई है आउट ऑफ 4950। और गुणे 100 तो करना ही पड़ेगा प्रतिशत में बदलने के लिए। 0 से 0 कट गया, ये आपका 91 टाइम्स कटेगा। तो 100/91 का मतलब क्या हो, लगभग 1% आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। एक बार में ही जाएगा, 1% लगभग आएगा, ठीक है। लगभग ही आएगा, लगभग पूरा थोड़ी आएगा। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो ये आपका इसी से हो जाएगा। 2003 में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, 2003 में, सौरभ, मैं यहाँ थोड़ा ले चलूं। 5000 लोग 2003 में काम कर रहे हैं। और किसकी बात बोल रहा है भाई, ये रहा 2006 में। तो 2006 में 5200 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 5200 लोग, हाँ। और ये कितने हैं परसेंटेज में चेंज करना है, 00 से ये 00 तो उड़ गया, 25/26 हो गया, ठीक है। 26 से डिवाइड करिए 2500 को, हाँ। कितनी बार में जाएगा ये, लगभग 9 बार में जाना चाहिए। 9 6 54, 9 दूनी 18, 5 23, 6 और 1 गुणे 0, ठीक है ना। अब ये आपका जाएगा लगभग 8 बार में कि 7, 7 6 42, 6 बार में लगभग जाना। 6 4 36, 6 दूनी 12 3 15, 4 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, एक जीरो लग जाएगा, एक 96.1% के आसपास जो है इसका आंसर आना है। तो जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। तो भाई साहब अब आगे आते हैं 67 से 71। तो 67 से 71 में मैं यहाँ डिटेल लिख दूं यार, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। 2011 में जो है ना, थोड़ा सा और इसको जूम आउट करते हैं। असल में यहाँ मुझे दिख नहीं रहा था, बाद में पता चला कि यहाँ पर नंबर से दिए हुए हैं ऑलरेडी। ये 40 है, ठीक है। ये आपका 40 से 60 के बीच 50, 50 5 55 है। ये आपका 2013 है, आपका 60 और 80, 70, 70 5 75 है। और 2014 में आपका टोटल आपका 60 है। 2015 में टोटल आपका 80 है। और 2016 में 60 और 80 के बीच 70 है। ऐसा नु या मे बी 65 हो, एक जगह किसी ने बताया है ऐसे इतना तो मैंने उसे लिख लिया है, 65 है शायद। ओहो 2015 में 80 है, 2016 में जो है वो 65 है, 65, ठीक, 65 है। और 2017 का जो हाल है, 2017 ये आपका 80 से 100 के बीच 90, ये आपका 90 है। और ये आपका 95 है, ठीक है ना। तो ये मैंने डिटेल लिख दिया, ये सबसे आसान ग्राफ था। आप देखिए क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिकतम रही है। 12, 13, 15, 17। तो अगर हम 12 के प्रतिशत वृद्धि की बाबू बात करें तो 15 की वृद्धि हुई है 2012 में। 2012 में वृद्धि हुई है 15 की। और ये 40 इसका बेस है, गुणे 100%। तो आपका 5 से 3, 5 से 8, और 8 से ये कटेगा 12.5 बार में।
तो आ जाएगा 37.5% 2012 में आएगा। ठीक है, और कौन सा ईयर है 12 के बाद? 13, 15, 17। ठीक है ना, 13, 15, 17। हाँ, थोड़ा ऐसे आ जाते हैं 13। तो 2013 का हाल क्या है? 2013 में 75 हो गए। 2013, 15 और 17 निकालना है ना, तो 2013 में आपके 55 से 75 हो गए, 20 बढ़ गए। ठीक है ना, 55 के सहारे गुड़े 100%। ठीक है ना, तो 5 से 4 बार, 5 से 11 बार, 400/11 आएगा। ठीक है, 11 तिया 33, 7 जीरो, 11 छक्के 66, 4 जीरो, 11 तिया 33। हाँ, फिर आपका 36.36। तो मुझे लगता है 2012 वाले से भी कमी है, 2012 वाला भी विनर चल रहा है। 2015 में 80 बढ़ गए हैं, 20 बढ़ गए हैं टोटल 60 के कंपेरिजन में। 60 से 80 हो गए, 20 बढ़ गया है। ठीक है ना, 20 × 60, 20/60 × 100%, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। और 2017 का हाल क्या है? 2017 में आपके 90 हो गए हैं, 65 से 90 जंप हो गए हैं, मतलब कि 35, 35 नहीं 25, 25 बढ़ गया, 25/65 गुणे 100% हो गया है। तो 5 से 5 बार में, 5 से 13 बार में, 13 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 500 को। ठीक है ना, और कितना आपका जवाब आने वाला है? 13 तिया 39, 11 जीरो हो गया, और फिर आपका आ गया 13 8 104, 6। अब आपका जो 2017 है बाबू, यही विनर है, क्योंकि ये 37.5 को भी पार कर गया है। तो 2017 में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक, आगे चलते। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था? औसत निकालना पड़ेगा यार। तो कैसे निकालोगे? 55 और 75 जोड़ लो। 55 5 60, 60 70 130, 130 40 170, 170 और 80 जोड़ लो तो 250, 250 में 60 जोड़ लो तो 310, 310 में ये 5 5 जोड़ लो तो 320 हो गया। 320, 60, 380, 380 90, 380 20, 400, 470, 470 30, 500, 560। और वर्ष कितने हैं? 560 कितने में बटेगा? 3 3 6 2 8। तो आपका जो 560/8 करोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 70। अब 70 से ऊपर कितने लोग हैं? तो 70 से ऊपर आपका ये है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। 4 वर्ष है जो औसत उत्पादन से अधिक के थे। ठीक है ना, तो आपका 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ टॉयज फ्रॉम 13 से 14? 13 से 14 डिक्लाइन कितना हुआ? तो 13 से 14 यहाँ पे 75 से 60 हो गए, 15 का डिक्लाइन हो गया 75 के हिसाब से। तो 15 ये 5 बार में कटेगा, ये आपका 20% आ जाएगा। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा 20%। 20% का जो है ये डिक्लाइन हुआ 13 से 14 जाने में। 13 से 14 जाने में 20% का डिक्लाइन हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं। 15 और 16 का औसत उत्पादन किस वर्ष के जोड़े के युग्म के औसत उत्पादन के बराबर है? तो भाई औसत तभी बराबर होगा जब उनका योग भी बराबर हो। तो 15 और 16 का योग कितना है? आप 15 और 16 का योग करो तो 80 और 65, 145 हो गया। अब 145 किस जोड़े में आएगा? देखिए, 14 और 15 की अगर हम बात करें तो 140 आ रहा है, 16 और 17 की बात करें तो 155 आ रहा है, 12 और 17 55 और 90 145। तो 12 और 17 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग वृद्धि कितनी थी? भाई 11 में 40 था, 18 में 95 हो गया, लगभग 55 की वृद्धि हुई 40 के कंपैरिजन में। 40 की तुलना में गुणे 100%। 20 × 25 = 100, 20 दूना 40, आपका हो गया 275/2%। और जो आपका 13 दूना 26, 137.5 में भी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई साहब आपके 4 ग्राफ खत्म। बड़ा टाइम ले लिए भाई। अब ये देख लो यार, एक एक क्वेश्चन। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, पियत्रा ड्यूरा है ना, ठीक है, या रंगीन, रुक जा इसको भाई, हटा दिया करने जाए। कोनो फायदा नहीं भाई, जब तक खाली में जा ही नहीं पाए। हाँ। और कोई ये सामान ध्यान नहीं दीजिए, लाना है काफी। संगमरमर पर जो है, देखो भाई ये पियत्रा ड्यूरा मतलब हुआ कि आपके संगमरमर पर रंगीन पत्थर की जो जड़ाई का काम है। ये आपका जो ताजमहल है, ठीक है ना,
उसमें ये काम ज्यादा हुआ है। तो ये शाहजहां था जिसके समय में शुरू हुआ। अकबर तो काफी पुराना हो गया मैंने कंपेरेटिवली, और औरंगजेब काफी नया हो गया। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, भाई देखो सबसे ज्यादा उपयोग ताम्रपाषाण में हुआ था, लेकिन तांबे का इस्तेमाल जो है नवपाषाण से ताम्रपाषाण के बीच में शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो वैसे तो ऑप्शन बी और डी दोनों में कंफ्यूजन है, तो मैं नवपाषाण को ही सही मानूंगा, क्योंकि यार पहली बार तो नवपाषाण युग में हुआ था, और सबसे ज्यादा जो हुआ ताम्रपाषाण युग में। नवपाषाण का ही एक हिस्सा है ताम्रपाषाण, आप ये समझिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम, भाई राजगृह, सेट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। देवनाम पिय पियदस्सी, ये सम्राट अशोक को कहा जाता था, यह भी बड़ा ही सेट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी, यार ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है यही है, अगर जो थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का नॉलेज रखता है उसके लिए सबसे आसान है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, भाई गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, शुंग सम्राट, मुगल सम्राट, भाई मुगल ही होगा यार। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो दिया होता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। भूदान ग्राम दान आंदोलन जो था विनोबा भावे के समय में हुआ था। दांडी नमक यात्रा, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, भाई ये जो आपका 79वां क्वेश्चन है, ये बड़ा इजी है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? वो फ्रेंच क्रांति थी, ये कई बार रिपीटेडली पूछी। और ये सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली का नारा यार लाला लाजपत राय तो दे नहीं सकते, भगत सिंह भी नहीं, CS आजाद भी नहीं, सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई है नहीं, ठीक है ना। फिर आगे के प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? वो है आपकी पानी की उपलब्धता, ठीक है। ये आर्थिक कारक नहीं है, ये आपका क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल रीजन है ना, भौगोलिक कारण है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच किसके बीच स्थित है? भाई कई लोग भारत नेपाल मार के आए होंगे, नेपाल तिब्बत है इसका, ठीक है। भारत में अक्टूबर की गर्मी, भाई गर्मी की बात है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान will be correspond। भारतीय मानक GMT, यार ये बहुत ज्यादा पूछता है और बहुत आसान है, 5.5 घंटा प्लस, कोई भी कंप्यूटर जानने चलाने वाला जानकार जान रहा है 5.5 घंटा प्लस होता है। एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो उसमें भी देख लेना, हमेशा लिखा रहता है GMT प्लस 5.5, 5.30 लिखा होता है। हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा कौन सा था? यार हरित क्रांति पूरा का पूरा जो है खेती से ही संबंधित था, तो रासायनिक उर्वरक, कीटकनाशी, किस्म के बीज, सिंचाई, ये सभी के सभी थे उसमें। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी, बचपन से जानते आ रहे हैं यार। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित किसके द्वारा दी जाती है? वो है NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था, भाई विकासशील जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है यार, इसमें अधिकांश गतिविधि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित होता है। कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो भाई जो सिडबी है ना, ये बैंक नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो वो वैधानिक होगा यार, जब लीगल की बात आ गई तो लीगल हो गया। भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी मतलब सेंट्रल की बात की है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो उसमें शामिल नहीं रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन करता है? 124 करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये संविधान की आत्मा इसी पार्ट को कहा जाता है, आपको अगर थोड़ा सा पॉलिटी पता होगा। ये आप देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये गृह मंत्रालय के अधीन है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? संसद को है भाई साहब, संसद में आपका कानून पारित होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपना स्थापित कर दिए जाते हैं। लेटेस्ट मुझे लगता है जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है वो लेटेस्ट है, ठीक है ना।
कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, मैंने प्राकृतिक कौन सा नहीं, तो वो है नायलॉन भाई साहब। नायलॉन जो है ये वनस्पति रेशा नहीं है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी से जो दूरी होती है उसकी वजह से वो टिमटिमाते हैं, है ना। और पृथ्वी से दूरी की भी थोड़ा सा अपने निर्भर करता है, लेकिन इसका आंसर उसका तापमान ही है। मतलब दूरी वो क्या कहते हैं, वो लाल की तरफ जाना, नीले की तरफ जाना, दूरी और नजदीकी बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? भाई साहब बहुत ही सेट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस कितनी दफा पूछा गया है। निमोनिया, अरे यार कोरोना में सबको यही हो जाता था निमोनिया, और वो फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो आपके भाई 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, धन्यवाद। अपने अपने नंबर मिला लो, कमेंट करो कि कौन कितना पा रहा है, ठीक है। ओके, गुड बाय।